कॉन्फ़िगरेशन इंडिसेस मुझे डालना है। ये मेरे पास आ गया। फिर इसका एक मॉडल बनेगा। एक मॉडल कैसा होगा? तीन, 3, 6, 7, ये बन गया। 7 के साथ 1 पे आ गई है। जो 7 मेरे कंस्ट्रक्ट है, 7 कंस्ट्रक्ट मैंने लिए और हर एक को हर एक से रिलेट करके पूरा, दिस इज कॉल्ड एज द मॉडल। फर्स्ट नंबर 1 वाज द कंस्ट्रक्ट, नंबर 2 इज द मॉडल। मॉडल चेक कर ले। मॉडल में क्या चेक करेंगे? हर एक में जो इसमें करेंगे फिटनेस और वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। मॉडल फिट और वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो आपको पता है कि जब भी हम CFA पे काम करते हैं, हम दो चीज़ों पे काम करते हैं, वैलिडिटी रिलायबिलिटी दोनों और मॉडल फिटनेस। और ये भी पता है इनको इम्प्रूव कैसे करना है। ये दोनों हो गए काम। जब यहाँ तक काम आ जाए एंड यू आर कन्विंस कि भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैं यहीं पे सेम लगाऊं। पहला ऑप्शन है मैं यहीं पे सेम लगाऊं। अब मैं इनको ये कहूँगा, ओके भाई अब तुम लाइन में आ जाओ। जैसे थे, एक था प्लेफुलनेस, प्ले से कॉम्प्रिहेंसिव यूज, द थर्ड वाज टिपिकल यूज। अभी मैं मीडिएशन छोड़ देता हूँ और है इंफॉर्मेशन और डिसीजन क्वालिटी। इसका मतलब हर एक के ये 5, 6 इनके वो सारे 7 हैं इनका परिवार। ठीक है। नाउ इट बिकम सॉर्ट ऑफ रिग्रेशन। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एरर, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है नहीं, आप लगा दीजिए। ये रिग्रेशन हो गया एक तरह का। ठीक है। अब हमारे पास 3 चॉइस है फ्रेंड्स। पहली चॉइस है जब हमने देखा कि मेरा मॉडल फिट है, जो आपने काम किया हुआ है, गौरव ने कहा मैंने तो ऐसा किया, इसका मीन स्कोर निकाल दिया और सबका मीन स्कोर लगा दिया। SPSS में मैंने अमाउंट में काम ही नहीं करना, मैंने वहां पर मीन स्कोर लगा दिया और मीन स्कोर लगा के इसकी वैल्यू 3, एक डिपेंडेंट एक मॉडल, इसका मॉडल चेक कर लिया, यानी रिग्रेशन इन SPSS एक। दूसरा तरीका मैं जो कह रहा हूं कि ऐसे कर लीजिए, इसको मैं बोलूंगा रिग्रेशन थ्रू CFA एंड SEM। ये दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका, जब हम CFA से मॉडल बिल्डिंग के बाद हम SEM में जाते हैं, होगा क्या? इस एक पे कितने हो गए? ये 21, 28, 35, 45 या 50 के करीब आपके ये बने होंगे ना, जब ऐसे बॉक्सेज। और इनके अंदर नंबर 1 तो डायग्राम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। आपका एक डायग्राम इधर से उठा के इधर जाओगे, लगेगा ही नहीं, बहुत टाइम लेगा। वो रेड होगा तब छोड़ देना, होगा ही नहीं, बहुत स्लो हो जाएगा। एंड इट बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। अगर एक का भी कहीं एक मिस है, आपको एरर नहीं पता चल रहा कहाँ है, तो इसको एडवाइजेबल देते हैं इनकी जगह हम इनकी वैल्यू ले लें। इसकी वैल्यू कहाँ है? प्ले की वैल्यू कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पर एक फीचर है इम्प्यूट। हम इम्प्यूट करते हैं, तो जैसे अगर इस फाइल का नाम डाटा है, डाटा अंडरस्कोर C बन जाएगा इसका नाम, डाटा अंडरस्कोर C। इम्प्यूट करके एक नई फाइल बनेगी जिसमें बाकी के वेरिएबल तो ऐसे एलसेच होंगे और लास्ट के नए कॉलम में जितने सर्कल होंगे, जितने कंस्ट्रक्ट होंगे, उनकी वैल्यू आ जाएगी, उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब ये क्या हुआ? अब ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे मैंने यहाँ काम किया था। अब मैं क्या करूँगा? जैसे ही ये मेरे इम्प्यूट करने के बाद, आपको ये स्टेप समझ आया? इम्प्यूट का मतलब है जब आपका मॉडल सारा फिट है तो उसकी हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे और बोलेंगे सेव कर दे। जिन्होंने फैक्टर एनालिसिस यूज किया है, फैक्टर एनालिसिस कभी फैक्टर तो देता नहीं आपको, वो तो ये बताता है इनसे पहला फैक्टर, इनसे दूसरा। मेरे से ऑप्शन सेव एज वेरिएबल, सेव करते हैं तो डाटा फाइल में सेव आ जाता है। The same is the case here. When you impute, impute means in the SPSS file, save it as variable. सेव कर दिया। ये कमांड कहाँ है? कमांड कहाँ है? एनालिसिस में लास्ट है। एनालिसिस मेनू में लास्ट है impute। जब आपने impute किया, आगे आपके पास नई फाइल बन गई। अब मैं एक नया खोलूंगा यहाँ पे, नई फाइल, उसमें मैं अटैच करूंगा फाइल डाटा अंडरस्कोर C
डॉट SAV। और उसके बाद जब यहाँ देखूंगा मैं अपने वेरिएबल लिस्ट, उसमें नीचे कौन से वेरिएबल मिलेंगे, आखिरी 5 या आखिरी 7, ये वाले मिलेंगे। अब जब मैं इनको ड्रॉप करूंगा ये बॉक्सेस में आ जाएंगे। अब तो बॉक्स में आ गए ना वो। जब मैंने ये फाइल इंप्यूट कर दी data_c, अमोस की एक नई फाइल खोली, ये वाली फाइल अटैच कर दी। ये फाइल जब मैंने अटैच कर दी, वेरिएबल लिस्ट में जब चेक किया, नीचे ये 7 एज वेरिएबल आ गए। हमने देखा था पाथ एनालिसिस में, अब हम ये पाथ एनालिसिस बन गया ना, क्योंकि ये तो सेव्ड है, यूज्ड वेरिएबल हो गए ना ये तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको ड्रॉप करेंगे तो अब ये बॉक्स में आएंगे, वो बाकी की वो सारा साफ हो गया। तो अब हम इनके रिलेशनशिप चेक कर लेंगे। ये बहुत ही छोटा होगा, इसको मैं बोलूंगा थर्ड वन इज रिग्रेशन थ्रू सैम और पाथ एनालिसिस। मतलब कंप्यूटेशन में वो उसको मेजर्ड वेरिएबल है। एग्जैक्टली, जैसे ही सेव किया, द मोमेंट इट इज इन द फाइल इट इज इक्विवेलेंट टू द मेजर्ड वेरिएबल। सारी उस पे हम ये स्टेटमेंट्स को हट गया तो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड हो गया। अनकॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इससे पहले कि इस पे चलें, सर ये तो ये मीन से ही है। नहीं जी, आओ देखते हैं हम क्या करेंगे। डेल डाटा फाइल पे काम करेंगे। डेल डाटा फाइल के अंदर एक मैं लूंगा F1, जिसको 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, एक है F2 5 8 9 10 स्टेटमेंट है, और एक है F3 11 12 13। आपका आप देखिए आपको करना क्या है। एक बार तो इसका SPSS में एवरेज स्कोर निकाल दीजिए। इसका F1 का एवरेज आ गया, F2 का आ गया, F3 का आ गया। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस टू आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन रन कर दो और इसके रिजल्ट्स सेव कर दीजिए। रिग्रेशन को रन करें। ये कैसे करते हैं, एवरेज कैसे लेते हैं, गो टू द ट्रांसफॉर्म के अंदर कंप्यूट, ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आप अपने फैक्टर का नाम लिखें, यहाँ इक्वल टू, जो काम एक्सेल में इक्वल टू लगा के करते हैं वो सारे काम इसमें कंप्यूट से होते हैं। यहाँ पे आप टाइप करें MEAN, मीन स्टेटमेंट की जो है ना S1, S2, S3, S4, ओके करें, एक नया वेरिएबल बन जाएगा। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी, या मिलके कर लेते हैं हम काम। फिर हम क्या करेंगे, इसी को CFA में लेके जाएंगे। ये F1, ये F2, ये F3, जो 3 से F1, F2, F3 सिंगल साइडेड एरो लगाएंगे। ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, इसके रिग्रेशन रिजल्ट सेव करेंगे, ठीक है। ये हम दूसरा करेंगे आज। तीसरा हम करेंगे F1, F2, F3 हमने कल कर लिया था, मॉडल फिट है। इसकी इंप्यूट करेंगे, इंप्यूट करके वो जो नए आएंगे उस पर दोबारा सेम करेंगे। हम एक ही काम को 3 करके देखते हैं और देखते हैं रिजल्ट्स में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सेम तो बिल्कुल नहीं आएंगे, कौन से रिजल्ट अच्छे हैं। और F1, F2 क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो उसमें आपस में 2 साइडेड है। इसमें एक एरोमेटिक नाउ रन करने से पहले एनालिसिस प्रॉपर्टी में, रिमेंबर नाउ वी आर वर्किंग ऑन सैम, सो सैम के अंदर आउटपुट में 1 2 3, आउटपुट में फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड जेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यू के अंदर इंटरफेस में मिसलेनियस वहां से चेक करते हैं। हाँ, नहीं तो आप एक बार मुझे एक पढ़ के बताओ ये क्या है। इस पूरे ग्राफ को, इस पूरे डायग्राम को पढ़ेंगे कैसे, क्या चीज है। हाउ मेनी कंस्ट्रक्ट्स आर देयर, 3। पहले कंस्ट्रक्ट F1 में कितने स्टेटमेंट्स हैं, सेकंड में, थर्ड में। इन तीनों कंस्ट्रक्ट में डिपेंडेंट कौन सा है, ऋतु को एक बार आंसर देंगे क्यों है, उसके अंदर एरो, ठीक है। जिसके अंदर एरो लगते हैं उस पे एरर टर्म भी आती है। जब आप ऐसा रिग्रेशन रन करेंगे, व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो एक 2 साइडेड एरो उसमें लगाना पड़ेगा। इज इट ओके, आर यू एबल टू रीड डायग्राम्स नाउ? So run it,
रन करने के बाद आउटपुट में आ जाए। यहाँ पे मैं मॉडल फिट नहीं देखूंगा क्योंकि अब मैं सैम में हूँ। मॉडल फिट में ऑलरेडी CFA में कर चुका हूँ, पीछे से क्लीन करके आया है डाटा, राइट। चांसेस है शायद आपको 1 दिखा दे वैल्यू या 0.96 में आया है, तो इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये वैल्यू। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे, क्या मेरा F1 F3 को एक्सप्लेन कर रहा है, क्या मेरा F2 एक्सप्लेन कर रहा है। Well, I need your attention. Otherwise क्या होगा, मैं एक ही बात को चार बात बोल रहा हूँ, बात पूरी करके फिर कोई हाथ रेज करेगा, सर दोबारा बताओ। That always is a problem in the workshop. You have to accommodate all. Let's see. क्या आपको ये क्लियर है, ये SEM है, ये CFA नहीं है, ये क्लियर। CFA में और SEM में क्या डिफरेंस होता है? CFA में कोई डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नहीं होता है। CFA is a measurement model which checks a construct or a model. The moment you talk about the dependence independence of constructs, it is called SEM. ये ठीक है? SEM के अंदर अब हम काम कर रहे हैं, तो SEM में मॉडल फिटनेस मैं चेक नहीं करूंगा, that has already been taken care of. CFA ने ग्रीन सिग्नल दिया तो ही हम SEM में आए थे। Now go to the output. Now here it is as same as regression. Regression में हम क्या कंसर्न होते थे? पहला हमारा कंसर्न ये रहता था, क्या मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। रिमेंबर रिग्रेशन की लास्ट टेबल इंडिविजुअल का हम T देखते थे और जो काम है उसको बाहर कर देते थे। सो उसको अगर आप यहाँ दोबारा देखें, अब एस्टिमेट्स में पहली टेबल आई मेरी F1 F2 को F1 F3 को एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसा ही था मॉडल में, एरो बता रहा है आपका, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। एस्टिमेट इतना है, ये कितना भी हो हमें कोई कंसर्न नहीं। क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस है अगर आपको लिखना हो, इक्वेशन लिखनी हो, F3 इक्वल टू 0.736 इंटू F1 प्लस कॉन्स्टेंट 0.045 इंटू F2 प्लस कॉन्स्टेंट 0 इंटू F3, मुझे नहीं लिखना, मुझे सिर्फ ये चाहिए क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 0.05 से अगर कोई छोटा होगा तो ही एक्सप्लेन करता है। सो जब भी आप सैम के रिजल्ट्स देखें और फॉर दैट मैटर CFA के भी रिजल्ट देखें, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है। ये अभी तक हम स्किप कर रहे थे क्योंकि अब तक हर फाइल में ये आई ही रही थी, अभी तक ऐसी कोई फाइल नहीं गई जिसमें नहीं आया हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि F2 F3 को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ बहुत मजेदार चीजें देखेंगे। क्या F1 अपने चारों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। ये चीज अगर हम मॉडल फिटनेस में देखते हैं वहां भी आती है, ये वही चीज है। F2 अपने स्टेटमेंट्स को कर रहा है, F3 कर रहा है, वो भी कर रहा है। कंस्ट्रक्ट तो तीनों ठीक है आपने, लेकिन जब हम मॉडल की बात की F2 F3 को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। पहली बात हमें समझ आएगी। नंबर 2, इनका स्टैंडर्डाइज बीटा क्या है? स्टैंडर्डाइज बीटा ये है इनका, यहाँ पर स्टैंडर्डाइज बीटा की, ये वही स्टैंडर्डाइज बीटा है जो हमारा क्या निकलता था, AVE एवरेज वेरिएंस एक्सप्रेंट। इन तीनों का 7 से ज़्यादा, इनका 7 से ज़्यादा, वही चीज़ है। पर ये बात हम कर चुके हैं पहले, हम दोबारा नहीं रिपीट करेंगे। हमारा इंटरेस्ट इन दोनों में, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? F3 को एक्सप्लेन करने में F1 कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टेबल टॉक्स अबाउट द कोवेरिएंस, छोड़ देते हैं कोरिलेशन। क्या F1 और F2 में कोरिलेशन है आपस में? यस, 0.6, बहुत हाई कोरिलेशन है। तो क्या हुआ, F3 को जब एक्सप्लेन करने की बारी आई तो F1 ने सबसे पहले खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, F2 के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ। इसको हम आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एंड दीस आर द वेरिएंस ऑफ द अदर एटम्स एक्सेट्रा। नाउ दिस इज द स्क्वेयर्ड मल्टीपल कोरिलेशन। Q13 कितना? Q13 मतलब कितना एक्सप्लेन है? Q13 क्या था, चेक करें। Q13 क्या ये डिपेंडेंट वेरिएबल है? Q13 क्या ये डिपेंडेंट वेरिएबल है? कौन है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल? F3। F3 इसको कितने परसेंट एक्सप्लेन करता है? कितने परसेंट एक्सप्लेन करता है? 67% करता है, राइट। ये सारे दिए पर ये मेरे किसी काम के नहीं,
मुझे जो इम्पोर्टेंट है F3 कितना एक्सप्लेन हुआ, 28% एक्सप्लेन हुआ। F1 और F2 मिलके इनफैक्ट F2 तो कर ही नहीं रहा है, उसे खाली क्यों 13 से क्यों मतलब है बाकी13 से भी कोई मतलब नहीं है। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसके लिए तो ये सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, हर डिपेंडेंट वेरिएबल का R स्क्वायर बताएगा ये, पर ये कोई पर्पस नहीं है इसका। हमारा पर्पस है मॉडल की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट के लिए। कंस्ट्रक्ट का 285 है। अब इस चीज में हाँ एक बात अच्छा